Hello everyone, welcome to online classes of Sonia International School. Today's topic is very interesting topic of political science. This is the topic of electoral politics. That is a very important point of our country. Just in that topic, this is also included in NCERT book of class 9. And today we will discuss about some important points. Just and democratic election, next political competition, its merits, demerits and system of elections in India, and next one is the Indian election law. So first, what makes an election democratic? So let's one vote one value. फिर सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि क्या चीज़ है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। जैसा कि हमारी बुक ही है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, फर्स्ट 9th के लिए फर्स्ट है, 10th के लिए सेकंड। तो हर एक चीज़ जो क्या है, हर एक चैप्टर हमारा क्या है, टॉपिक क्या है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड होगा, डेमोक्रेटिक से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। वन वोट वन वैल्यू, हर एक वोट को एक वैल्यू मिलनी चाहिए, मीन्स सभी को इक्वल राइट्स होना चाहिए वोट देने का, और सभी के वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कोई रिच पर्सन जा रहा है वोट देने तो उसका एक वोट है तो उसको 10 काउंट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई पुअर पीपल जा रहा है और अगर वो वोट देना चाह रहा है, देने गए हैं तो उसके एक वोट को बिल्कुल भी जीरो कर दिया जाएगा। ये 10 पीपल जब वोट देंगे तो 1 वोट किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें हैं कि वन वोट वन वैल्यू, ये डेमोक्रेटिक बनाता है इलेक्शन को। फ्रीडम ऑफ पार्टीज एंड कैंडिडेट्स एंड टू चूज, और क्या होना चाहिए, किस वजह से डेमोक्रेटिक बनेगा कि पार्टीज जो है, पार्टीज हैं या कैंडिडेट्स हैं, उनको पूरी फ्रीडम होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और पीपल को भी, लोगों को भी पूरा फ्रीडम होना चाहिए अपने कैंडिडेट को चूज करने के लिए। मतलब उन पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। नो वन can be pressurized to the people to choose a particular candidate. They are free. They have got the freedom for choosing their candidate, choosing their administrative people. Next one is at regular intervals. Elections जो है एक रेगुलर, एक नियमित इंटरवल पे, मतलब जो है रेगुलर गैपिंग पे इलेक्शन होनी चाहिए। जैसे कि इंडिया में एवरी 5 years के बाद इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर ग्राम प्रधान चुनाव क्यों ना हो, हर 5 साल बाद होते हैं। लेकिन उसमें भी एक चीज़ होती है कि कभी कभी से होता है इलेक्शन नहीं 5 साल से पहले भी हो जाता है बीच में, उसको हम मिड इलेक्शन बोलते हैं। जैसे कभी किसी जो कैंडिडेट है, जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग लीडर है, अगर उसने सपोज रिजाइन कर दिया या इन केस उसको कुछ हो गया या इन केस कोई मैटर आ गया ऐसा कि जिससे उसको अपनी कुर्सी से हटना पड़ रहा है, या इलेक्शंस को वहीं उसकी पावर्स को वहीं पे खत्म किया जा रहा है, किसी ऐसी वजह से अगर जो भी रूलिंग पार्टी काम कर रही है उसके वर्क को स्टॉप करना पड़ता है कुछ रीजंस की वजह से, तो वहाँ पे हमारा फिर से इलेक्शन होता है, और अगर 5 साल पूरे नहीं होते हैं तो उसको हम मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हम एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन तभी कह सकते हैं जब वो फ्री एंड फेयर, मीन्स कहने का ये है कि वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी जो है कॉन्स्पिरेसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी करप्शन नहीं होना चाहिए। इस तरीके के अगर इलेक्शन हैं तो वो श्योरली डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन की। पॉलिटिकल जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें क्या है, मेरिट्स में, डिमेरिट्स में। पहले डिमेरिट्स की बात करेंगे। सेंस ऑफ डिसयूनिटी, क्या है कि उनमें डिसयूनिटी है, पार्टीज जो है वो आपस में यूनिटी नहीं बना पा रही हैं। जैसे पार्टीज के लोग हैं उनमें भी सपोज से अगर कोई भाजपा पार्टी का है, सपा पार्टी का है, तो आपस में भी यूनिटी नहीं हो पा रही है। अगर किसी एक पर्सन को लीडर बना दिया गया, अरे वो क्या कर पाएगा, या वो सब कुछ ले रहा है, या उसको ये सारी पावर मिल रही है, इस तरीके की बातें या इस तरीके के कंफ्यूजन्स जो हैं ये डिसयूनिटी को क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट है पार्टी पॉलिटिक्स। फिर वो क्या होता है कि आपस में पार्टी की पॉलिटिक्स होने लगती है, पीपल के बीच में,
सोसाइटी में तो पॉलिटिक्स बाद में, लेकिन आपसी पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाती है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कांट बी फॉर्मुलेटेड। और जब इस तरीके की बातें होने लगती हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो है वो फॉर्मुलेट नहीं हो पाती हैं, वो वर्क नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट, गुड पीपल डोंट एंटर इन द पॉलिटिक्स। और जो अच्छे लोग हैं, इन्हीं सब डिमेरिट्स के वजह से अच्छे लोग जो हैं पॉलिटिक्स में एंटर करना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं पॉलिटिक्स में जाना क्या फ़ायदा है, इसमें जाने से कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसा है, इसमें बहुत सारे बेकार है, लोग ऐसे करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को इन्हीं डिमेरिट्स की वजह से जो अच्छे लोग हैं वो सोचते हैं हम पॉलिटिक्स में ना जाके कुछ IAS बने, PCS बने, स्टडी करके वो दूसरे लेवल पर ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में एंटर करना नहीं चाहते हैं सिर्फ इसी वजह से। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी चीज़ की, डीमेरिट्स है तो मेरिट्स भी है, मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी है। तो जैसे हमने बात करी डीमेरिट्स की, वैसे इसमें क्या है, मेरिट्स भी है। जैसे क्या है, इलेक्शंस आर गुड बिकॉज दे फोर्स टू रूलिंग पार्टी। इलेक्शंस गुड भी है, अच्छे भी हैं, डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, रूलिंग पार्टी को फोर्स किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा इलेक्शन जीतने के बाद जो पार्टी रूलिंग में है, जो पार्टी वर्क कर रही है, जिसके पास पावर है, रूलिंग पावर है, उसको क्या है कि दूसरी जो पार्टी है जिसको डिफीट की रहती है, डिफीटेड पार्टी जो होती है वो अगेंस्ट हो जाती है, अपोजिशन पार्टी हो जाती है। तो जब अपोजिशन पार्टी होती है या दूसरी जो पार्टीज होती हैं जो इलेक्शन बिल नहीं कर पाती हैं, तो वो क्या होती है, उन पर फोर्स करती रहती है। जैसे एक छोटा सा भी पॉइंट होता है तो वो उस चीज़ को बहुत ही बड़ा इशू बनाती है। और ये सभी चीज़ें इसलिए होती हैं, अगर अपोजिशन पार्टी ना हो या अगर इलेक्शंस के इतने सारे रूल्स ना हो, तो वो पार्टीज पे फोर्स नहीं किया जा सकता है अच्छे वर्क को करने के लिए। क्योंकि अगर फोर्स नहीं आएगा तो पार्टीज के लोग जो है, रूलिंग पार्टी के लोग वो अपनी मनमानी करेंगे। लेकिन अभी क्या, अगर कोई रूल भी कर रहा है, रूलिंग भी कर रहा है, अगर रूलिंग पार्टी है, कोई किसी को पावर मिलती है, तो वो अपनी मर्जी से काम नहीं करता है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसी के अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है। द गवर्नमेंट इज अवेयर फॉर नेक्स्ट टाइम वोटिंग, और इसी वजह से गवर्नमेंट जो है नेक्स्ट टाइम वोटिंग के लिए अवेयर हो जाती है, जागरूक हो जाती है कि भाई आगे हमें फिर से वोट चाहिए तो उसे अच्छा काम करना होगा। क्योंकि उसे पता है अगर हम इस टाइम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें आगे वोट नहीं मिलेगा, इसलिए इस चीज़ को फोर्स करते हैं आगे की वोटिंग के लिए और अपनी रूलिंग पावर बचाने के लिए, तो वो अच्छे काम को करते हैं। एक फोर्सेस पार्टीज एंड लीडर्स, और ये लीडर्स और पार्टीज को कॉन्टेस्ट में भी फोर्स करती है अच्छे कामों करने के लिए। तभी तो हमने देखा होगा कि इलेक्शंस के टाइम में सभी पार्टी वाले कुछ ना कुछ वादे करते, कुछ ना कुछ प्रोमिस करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, और सभी जो है लगभग बहुत ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, उनको ऐसा करने में हो सकता है कुछ लोगों को खुशी मिलती है, लेकिन कुछ पे क्या है, वो फोर्स है भाई, उन पे डिप्रेशन, मतलब जैसे प्रेशर है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको कोई वोट नहीं देगा। क्योंकि सभी को चाहिए अच्छे वर्क चाहिए, तभी वो अपना लीडर उसको चुनेंगे। नेक्स्ट है क्या, सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। इंडिया में जो इलेक्शन है उसका सिस्टम क्या है, कैरी आउट 5 years to लोकसभा और विधानसभा दोनों ही, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, दोनों ही 5 सालों तक का इनका टर्म होता है। 5 सालों तक के लिए चुने जाते हैं लीडर, हर 5 साल बाद ये इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है मिड टर्म इलेक्शन, जो कि पहले भी बताया हमने। मिड टर्म इलेक्शन क्या है कि अगर इन केस जो भी रूलिंग पार्टी है या जो भी रूलिंग लीडर है उसने अगर रिजाइन कर दिया है या किसी वजह से जो इलेक्शन है उसको अगर कोई मतलब इस तरह की बात है, कोई रिजाइन कर देता है या रूलिंग लीडर की डेथ हो जाती है, इस तरह की कोई बात आती है या कोई ऐसी पॉइंट, मतलब कोई ऐसा मैटर आ जाता है जिस वजह से पीपल उसके अगेंस्ट में जाते हैं और उनको लोगों को ये चीज़ होती है कि नहीं है, मतलब दूसरी बात, मतलब फिर से इलेक्शन ही होना चाहिए, और कोई सॉल्यूशन जब नहीं कर पाता है और दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ता है बीच में ही 5 years पहले, तो उसको मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। लेकिन ऐसे केसेस बहुत ही कम आते हैं। इक्वल राइट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द सिटीजन्स, और हर एक सिटीजन्स को, इंडिया के हर एक सिटीजन्स को इक्वल राइट मिले हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि सब पार्टी में कोई है तो वो बहुत ज़्यादा कंपेनिंग अच्छे से कर सकता है, बहुत ज़्यादा खुल के कंपेनिंग कर सकता है, और कोई अगर बसपा पार्टी का है तो वो कंपेनिंग नहीं कर सकता, और भाजपा पार्टी का है तो वो सब जगह कंपेनिंग करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सभी के लिए इक्वल रूल्स एंड रेगुलेशन
द इंडियन इलेक्शन लॉ, इसके लॉ क्या है, कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं इंडियन इलेक्शन कमीशन ने, रूल भी बनाए हैं जिसमें क्या है, कांट ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। जो भी लीडर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो किसी भी वोटर को न रिश्वत दे सकते हैं और ना ही किसी तरीके से उनको धमका सकते हैं। दे कांट ब्राइब और थ्रेटन टू द वोटर्स फॉर द वोट। नेक्स्ट हमारा कांट आस्क वोट्स ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट और रिलीजन, और ना ही वो जाति और धर्म के आधार पे वोट मांग सकते हैं किसी भी ग्राउंड में। हालांकि ये चीजें छुप छुपा के सभी कुछ लीडर्स करते भी हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इंडियन इलेक्शन लॉ में ऐसा रूल नहीं बनाया गया, बल्कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट मांग रहा है, तो इसके लिए कंप्लेंट की जा सकती है। कांट यूज गवर्नमेंट प्लेसेस और रिसोर्सेज फॉर कंपेनिंग, और किसी भी गवर्नमेंट प्लेसेस को या रिसोर्स को कंपेनिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे या फिर टेम्पल वगैरह को भी हम यूज नहीं कर सकते हैं कंपेनिंग के लिए। जो भी अपना चुनावी अभियान चला रहा है, तो ऐसा नहीं है पब्लिक प्लेस है, पुलिस स्टेशन है तो हम वहाँ पे शुरू हो गए कंपेनिंग करना, ये मंदिर है तो यहाँ पे शुरू हो गए, मस्जिद है तो यहाँ पे शुरू हो गए, गुरुद्वारा वहाँ शुरू हो गए। इस तरीके की जगहों पे या कोई भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, मीन सॉरी जो गवर्नमेंट प्लेसेस है, इन पे हम कभी भी इन जगहों पे यूज नहीं कर सकते हैं कंपेनिंग के लिए। नेक्स्ट है कांट स्पेंड मोर देन 25 lakh पर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लोकसभा इलेक्शन। पर कॉन्स्टिट्यूएंसी केवल 25 लाख रुपीज तक ही खर्च होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा आप खर्च भी नहीं कर सकते हैं, उससे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते इलेक्शंस के लिए। डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और इनकी डिलिमिटेशंस भी होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड विमेन, और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी होती है। ऐसा नहीं सभी जैसे वुमेन्स के लिए स्पेशली रिजर्व किया जाता है सीटें कि हम लोग इतनी सीटें जो हैं, सीट्स जो हैं वो विमेन के लिए, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, इन सभी के लिए क्या है, सीटें अलग से रिजर्व की जाती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन इलेक्शन लॉ इज लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स। और इंडियन लॉ में ये भी चीज़ है कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए। अब एलिजिबल वोटर्स कौन है, ये आपको भी पता है अच्छे से कि हर कोई वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर 18 ईयर्स से बिलो है पर्सन तो वो वोट नहीं डाल सकता है। तो इसलिए 18 ईयर्स से अबव जो है या 18 ईयर्स के लोग जो हैं उनकी लिस्ट एक अलग तैयार की जाती है। ऑल सिटीजन्स ऑफ 18 ईयर्स और अबव, जो 18 ईयर्स तक और या उससे अधिक एज वाले लोग हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है और की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि फॉर कॉन्टेस्टिंग, अगर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वोटिंग के लिए तो 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगर कॉन्टेस्ट में, अगर इलेक्शन लड़ने के लिए आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 25 ईयर्स या उससे अबव होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट बाय पॉलिटिकल पार्टी। जो नॉमिनेशन होता है पॉलिटिकल जो कैंडिडेट का, वो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू होना चाहिए पहले, और उसका जो सबमिशन होता है नॉमिनेशन पेपर का, पहले तो आपस में पार्टीज में ही उनका क्या होना चाहिए, नॉमिनेशन होना चाहिए कि हाँ किसको सीट मिलनी चाहिए, किसको हमें लीडर बनाना है। उसके बाद जो है इनका नॉमिनेशन फॉर्म फिल होता है, और उस फॉर्म को फिल करने के साथ साथ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी सबमिट करनी होती है। उसके बाद होता है कंपेनिंग ऑफ अबाउट 2 वीक। ऐसा नहीं है कि हम कितना भी टाइम ले सकते हैं कंपेनिंग के लिए, चुनाव अभियान चलाने के लिए हम कोई भी टाइम ले सकते हैं, या आज कल इलेक्शन है तो हम आज भी कंपेनिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए फिक्स किया गया है कंपेनिंग ऑफ अबाउट 2 वीक्स, लगभग 2 हफ्ते की कंपेनिंग की जानी चाहिए। और जैसे कि आपने देखा भी होगा कि अगर कहीं पे इलेक्शन होने वाला होता है तो उसके 24 आवर्स पहले ही सब कुछ बंद कर दिया जाता है, या उससे भी ज़्यादा भी टाइम देते हैं, जैसे 2 डेज पहले से सब कुछ बंद किया जाता है, कंपेनिंग बंद कर दी जाती है, आप नहीं कंपेनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोलिंग ऑन इलेक्शन डे। और जब इलेक्शन डे होता है, जिस दिन चुनाव दिन होता है, वहाँ पे जो पोलिंग बूथ होता है वहाँ पे होना चाहिए, मतलब पोलिंग ऑन इलेक्शन डे। इलेक्शन डे जिस दिन होता है, जिस दिन मतलब वोट डाला होता है, वहाँ पे पोलिंग बूथ पे सभी जाकर वोट डालते हैं। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, और उसके लिए लेकिन क्या होता है कि जो भाई इंडियन इलेक्शन लॉ उसके थ्रू एक इलेक्शन
फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाता है जो भी एलिजिबल पीपल होते हैं, और उसको लेके ही उनको वहाँ पे जाना होता है। प्लस उसके साथ अपना एक और आइडेंटिटी कार्ड, जैसे वोटर आईडी अगर बनी होती है किसी की तो वो वोटर आईडी या आधार कार्ड लेके जाते हैं, इस टाइम आधार कार्ड भी उसको लेके जाते हैं, लेकिन वो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड उनको लेके जाना जरूरी होता है। उसी की बेस पे वो इलेक्शन में मतलब अपना वोट जो है डाल सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स द इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। अभी तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया कि क्या चीजें हैं जो इलेक्शन को है डेमोक्रेटिक बनाती हैं। अब क्या है, इंडिया में क्या चीजें हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं? नो पॉलिटिकल पार्टी कैन विन द इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अनफेयर मीन्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कोई भी अनफेयर मीन्स पे, मीन्स किसी भी तरीके का जैसे वॉर्स नहीं कर सकते हैं या थ्रेटन नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी को भी रिश्वत देके वोट नहीं खरीद सकते हैं या किसी को धमका के वोट नहीं ले सकते। इन चीजों के आधार पे वो इलेक्शन को जीत नहीं सकते हैं, इसलिए इंडियन जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका डेमोक्रेटिक होने का वो है गवर्न बाय इलेक्शन कमीशन हेडेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इसको गवर्न कौन करता है, इसको कौन चलाता है? इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन किसके थ्रू चलता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू, जिसके अंदर में भी असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं। एंड इलेक्शन कमीशन जो होता है वो बहुत सारे ड्यूटीज को परफॉर्म करता है, इलेक्शन के अनाउंसमेंट से लेके रिजल्ट तक, चाहे ये सारी चीजें हैं वो सब इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू ही या इलेक्शन कमीशन के अंडर से होके ही आती है। चाहे वो अनाउंसमेंट हो कि कब चुनाव होना है, कब इलेक्शन होना है, कब और इसका रिजल्ट निकालना है, और फिर रिजल्ट क्या है वो सब कुछ इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही होता है। तो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर